नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं है, चंद बरसों की बात है, 8-9 साल पहले की बात है, जब दौर मोदी का था। और ये वो दौर था कि मोदी जिस भीड़ के सामने मुखातिब होते थे, वही भीड़ वोट में तब्दील हो जाती थी। और शायद इसीलिए इस आदमी ने 2014 में 282 सीटें अपने दम पे जीती और 2019 में 303 सीटें जीती। 5 साल में यह आदमी हिंदुस्तान में 585 सीट जीत कर ले गया। ये बात मामूली नहीं है, ये जीत आसान बात नहीं थी। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, या ये सच का एक पहलू है कि आज मोदी जब खड़े होते हैं तो भीड़ की जगह अक्सर खाली कुर्सियां देखने को मिलती हैं। और ये सिलसिला 1.5 साल से जारी है। जैसे मोदी अपनी चमक खो रहे हो, जैसे मोदी चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हो, उनका जादू जैसे सिमटता चला जा रहा हो। हिमाचल गया, कर्नाटक गया, कई बाई इलेक्शंस चले गए। और तो और इस जीत के लिए, इस जीत को वापस लाने के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी ने जो 4 बड़े प्लान बनाए, प्लान तो वो खैर बहुत से बनाते हैं, लेकिन 4 मेगा प्लान, 4 बड़े प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री बनने के लिए, हुकूमत में फिर से तीसरी बार आने के लिए 4 बड़े प्रोजेक्ट। तो यहां भी अजीब इत्तेफाक देखिए कि ये जो आदमी था, 1.5 साल के अंदर जितनी तेजी से मोदी का ग्राफ नीचे आया, उतनी तेजी से इस आदमी का ग्राफ बढ़ा है। और 4 मेगा प्लान, मोदी के 4 मेगा प्लान्स पर इस आदमी ने जैसे पानी फेर दिया। और कहने वाले कह रहे थे कि राहुल जो है कहीं ना कहीं मोदी के बुरे वक्त में राहुल नहीं, राहु बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो 4 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, 4 बड़े प्लान, बड़े प्रोजेक्ट्स, आप कह सकते हैं बड़े ऑपरेशन मोदी जी के जो उन्होंने प्लान किए, मकसद यही था कि 2024 का जो रास्ता है वो साफ किया जा सके। मोदी जी तीसरी बार फिर से शपथ लें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बीच रास्ते में राहुल गांधी आ गए, और राहुल गांधी ने ना सिर्फ इन प्लान्स की हवा निकाली, आप यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हवा निकालने के बाद मोदी जी के प्रोजेक्ट 2024 फाइनल 2024 कि जैसे बाजी ही पलटने लगी हो। अब दोस्तों, मैं सीधे खबर पर आता हूँ। मोदी जी का प्लान नंबर 1, मेगा प्लान नंबर 1, ऑपरेशन भ्रष्टाचार। आप इसे ऑपरेशन ईडी भी कह सकते हैं, ऑपरेशन सीबीआई भी कह सकते हैं। अब यहाँ मोदी जी एक तीर से 2 शिकार कर रहे थे। एक तरफ वो मैसेज दे रहे थे कि वो भ्रष्टाचार को देश में जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और इसी की आड़ में वो जितनी भी रीजनल पार्टीज़ थी, वो जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज़ थी, यानी जितना विपक्ष था, समूचा विपक्ष, उसको भी वो एक एक करके ख़त्म करना चाहते थे। और शायद इसीलिए उन्होंने ईडी को ताकत दी, सीबीआई को पहले से ज़्यादा पावर दिया, और फिर ऑपरेशन जेल शुरू हुआ और कम से कम 50 से ज़्यादा बड़े नेता टारगेट किए, छापे पड़े, कुछ जेल भेजे गए, कुछ अरेस्ट हुए। और जो पार्टियां जो टारगेट पर थीं उनके, वो सारी की सारी वो पार्टियां थीं जो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए मुसीबत बनती जा रही थी, जो मोदी जी के वोट को काट रही थी, जो मोदी जी की सत्ता में कहीं ना कहीं एक बैरियर थी, रुकावट थी। जैसे शिवसेना को उन्होंने तोड़ दिया ऑपरेशन भ्रष्टाचार के तहत, एनसीपी को तोड़ दिया, महाराष्ट्र को एकदम खाली करना चाहते थे अपने लिए। ऑपरेशन बिहार में भी हुआ, आरजेडी पर छापे पड़े, तेजस्वी पर, लालू पर, रबड़ी पर। घेरा तो उन्होंने नीतीश के भी आदमियों को। और उधर बंगाल में टीएमसी को ध्वस्त करने की कोशिश की। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोशिश की गई कि इसको भी खत्म किया जाए। हेमंत सोरेन पर भी दांव लगा दिए। यानी एक एक करके जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, टारगेट पर टोटल अपोजिशन था, ऑपरेशन भ्रष्टाचार। अब दोस्तों, निशाने पर तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी थी, उन्हें भी ईडी ने तलब किया
सोनिया गांधी को भी तलब किया, दोनों से पूछताछ हुई। लेकिन राहुल गांधी ने इस ऑपरेशन भ्रष्टाचार, ऑपरेशन ईडी को ऑपरेशन यूनिटी में कन्वर्ट कर दिया, जी हाँ, ऑपरेशन यूनिटी में बदल दिया। और यहीं से इंडिया अलायंस का जन्म हुआ। यानी जिन पार्टियों को मोदी जी खत्म करना चाहते थे, उन्हीं पार्टीज को राहुल गांधी ने एक नई ताकत दे दी। और इसका एंड रिजल्ट यह हुआ कि वो अपोजिशन जिसका वोट बिखरा था 2014 में, 19 में 62% वोट, वो वोट राहुल गांधी ने इकट्ठा करने की कोशिश की। तो एक तरफ 62% वोट आ गया और मोदी जी के पास 37% वोट बचा। यानी कुल मिलाकर ना सिर्फ हवा निकाली, बाजी भी पलट दी। अब जाहिर तौर पर अगर विपक्ष का बिखरा हुआ वोट 62% वोट अगर एक होने लगे, एक छतरी के नीचे आ जाए, तो इससे बुरी खबर मोदी जी या शाह साहब के लिए क्या हो सकती है। तो मोदी जी ने उस वोट को एक्सपैंड करने के लिए एक नया प्लान सोचा, प्लान नंबर 2, ऑपरेशन आरक्षण, या आप कह सकते हैं महिला आरक्षण। और इसमें टारगेट था मोदी जी का कि इस देश की आधी आबादी वो इन टर्म्स ऑफ वोट, उसको टारगेट करना। यानी वोट बैंक को इतना एक्सपैंड कर देना कि अगर अपोजिशन एक भी हो जाए तो जीत की गुंजाइश ना रहे। अब मोदी जी ने नई संसद में एक विशेष सत्र रखा, एक ऐतिहासिक सत्र रखा, और वहां पर वो गोदी मीडिया के सारे प्रचार तंत्र के बीच में महिला आरक्षण लेकर आए। जमकर बोले, वो भाषण दिया, उन्होंने दिया, अमित शाह ने दिया, सबने दिया। आखिर में राहुल गांधी ने इसकी भी हवा निकाल दी। महिला आरक्षण की जगह राहुल गांधी ने एक ट्रम्प कार्ड चला, मास्टर स्ट्रोक, कि अगर महिलाओं को आपको ताकत ही देनी है तो फिर गरीब महिलाओं को क्यों भूल रहे हैं। उन महिलाओं के पास जिनके पास छत नहीं है, घर नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के पैसे नहीं है, उनको क्यों भूल गए मोदी जी। पहले आप कास्ट सेंसस कराइए, पहले अति पिछड़े पिछड़ों को भी, महिलाओं को, उनको भी मौका दीजिए आरक्षण का। और ये कहना था, ये सारा प्लान फेल हो गया और मोदी बैकफुट पे आए। और बैकफुट पे इसलिए आए क्योंकि कहां तो मोदी 50% वोट टारगेट कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे, और कहां उनका जो बेस वोट है आज की तारीख में, जो उनका फाउंडेशन है जिस पर पार्टी जीत रही है, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में, ओबीसी वोट, तो कहां तो मोदी जी 50% वोट टारगेट कर रहे थे और कहां निशाने पर 40% ओबीसी वोट आ गया। लेने के देने पड़ गए। अब यूं तो मोदी जी प्लान बनाते ही रहते हैं, लेकिन मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं उनके मेगा प्लान, मेगा प्रोजेक्ट्स। प्लान नंबर 3, प्लान नंबर 3, फ्री राशन। अब अगर फ्री राशन की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे देश में हमारी जनता, हमारे नागरिक वाकई उनका एक्सेस खाने तक नहीं, उन्हें खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, तो हमारे और आपके पैसे से उनको खाना दिया जाए, फ्री राशन दिया जाए, कुछ भी गलत नहीं। लेकिन यहाँ खेल दूसरा था। यहाँ पर फ्री राशन के पीछे टारगेट था सीधे सीधे गरीब का वोट। जी हाँ, जो मकसद था, जो मोटिव था, वो राशन के पीछे छुपा हुआ था, वोट। और इस पर मोदी जी को सफलता भी मिली। उत्तर प्रदेश जो 2022 में उन्होंने जीता, उसके पीछे इस स्कीम ने कमाल किया, और भी कई राज्यों ने इस स्कीम में कमाल किया, और फ्री राशन गजब ढाता गया और मोदी जी खरबों रुपए खर्च करते चले गए। स्कीम एक्सटेंड पे एक्सटेंड की जाती रही। राहुल गांधी ने इस पूरे खेल को भी समझने की कोशिश की, और तब जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो जिस वोट बैंक को मोदी जी फ्री राशन दे रहे थे, उसी वोट बैंक को राहुल गांधी ने भी टारगेट किया। और फिर चाहे वो मजदूर हो, वो किसान हो, वो कुली हो, वो बढ़ई हो, वो मिस्त्री हो, वो कोई भी गरीब तबके का हो, राहुल गांधी उनके घर भी पहुंचने लगे और उनको अपने घर पे भी बुलाने लगे। पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी उनमें घुल मिल गए। नतीजा ये हुआ कि हिमाचल और कर्नाटक और कई बाई इलेक्शंस जहाँ पर मोदी जीत सकते थे, राशन का कार्ड धीरे धीरे फीका पड़ता चला गया। और क्यों पड़ा वो आगे हम एक्सपर्ट के साथ जब बातचीत करेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन ये प्लान भी फेल हुआ। अब दोस्तों, अगर आप मोदी जी की स्पीच देखेंगे, भाषण देखेंगे, तो घूम घूम कर एक शब्द जरूर आता है, परिवारवाद, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। यही उनका
प्लान नंबर 4 है फैमिली पॉलिटिक्स। लेकिन इस प्लान के पीछे जो असली मकसद है वो है फैमिली पॉलिटिक्स वाली पार्टीज, ज़्यादातर जो रीजनल पार्टीज हैं, इसको ख़त्म करना, इसको समाप्त करना और बीजेपी के लिए एक रास्ता बनाना आगे बढ़ने के लिए। और इसी लपेट में उन्होंने परिवारवाद, फैमिली पॉलिटिक्स, इसको टारगेट किया। वो चाहे तेलंगाना में हो, केसीआर पर हमला कर रहे हो, वो अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हो, वो तेजस्वी पर हमला कर रहे हो, वो उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हो, वो शरद पवार पर हमला कर रहे हो, एक ही कॉमन थ्रेड है, फैमिली पॉलिटिक्स। और राहुल गांधी पर तो सबसे बड़ा हमला। अब राहुल गांधी ने इस पूरे खेल को समझा और सबसे पहले वो खुद पीछे हट गए। बहन से कहा वो भी हटे, किनारे हटे, माँ को भी मनाया, पूरे परिवार को किनारे किया, चुनाव करवाया और चुनाव करवा के एक दलित नेता को पूरी पार्टी सौंप दी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक तरफ जहां परिवारवाद को खत्म करके राहुल गांधी ने खड़गे को आगे कर दिया, परिवारवाद के मुद्दे को खत्म किया, वहीं अडानी का मुद्दा उठा के मोदी जी मित्रवाद में फंस गए। तो कहाँ तो परिवारवाद खत्म करने चले थे मोदी जी और कहाँ मित्रवाद में उल्टा फंस गए।